चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी सब पर दाम बढ़ा दिए। जो डीजल है, पेट्रोल है, उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा टैक्सेस का है, जबकि 2014 में कच्चे तेल के दाम ज़्यादा होने के बावजूद भी डीजल के, पेट्रोल के रेट काफ़ी कम थे, 70-72 रुपये में थे। तो ये सरकार यूपी इलेक्शन की वजह से रुकी हुई थी, ये दाम और आगे बढ़ाएंगे और इसका जो असर है वो गरीब आदमी पर ज़्यादा है। अभी मसलन मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेट टैक्स का टोटल टैक्स कलेक्शन में हिस्सा 35% हुआ करता था, जो अब घट करके 21% हो गया इस वाले वित्त वर्ष में। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, जो कॉरपोरेट टैक्स है, उसकी दर इन्होंने 30 से घटा कर 25% कर दी है, उसका हिस्सा 35 से घट के 21% हो गया। तो ये सरकार टैक्स में अमीरों को राहत पहुंचा रही है और गरीबों की जेब से पैसा निकाल रही है। अभी इन्होंने टोल पे भी पैसे बढ़ाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं नीतिगत स्तर पर, वो गरीबों के खिलाफ हो रही हैं। अभी आपने देखा कि 5000 से ज़्यादा कंपनियों ने दिवालिया कानून के तहत अपने आप को अप्लाई किया दिवालिया घोषित करने के पर्पज से, जिसमें 257 कंपनियों की नीलामी हुई है, जिसमें 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों का डूबा है, रिकवरी 2.5 लाख करोड़ रुपये की हुई है। तो ये जो कंपनियां, ये कौन सी कंपनियां? इसमें अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी है, जेफ इंफ्राटेक कंपनी है, सुपरटेक है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो गए हैं इसमें। तो ये सरकार की पॉलिसीज़ पे यदि आप गौर करोगे तो ये सरकार गरीब विरोधी है। गरीब की कमर टूट गई है, महंगाई बेतहाशा हो गई है। अभी आप देखो कि मजदूरी की दरें, अभी हम लोगों ने आंदोलन किया था कि भाई न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये होनी चाहिए। मजदूरी 8-10 हज़ार रुपये में आदमी कैसे गुजारा करेगा? तो इतने हालात ख़राब हैं। जो हालात श्रीलंका के हो रहे हैं वो हालात ताज्जुब की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में इस देश में भी हों। नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति, अभी बैन लगा दिया नवरात्रों में। कह रहे हैं कि भाई इसमें जो अंडा नहीं बेचोगे आप, जो मीट नहीं बेचोगे। बाबा साहब की जयंती आने वाली है 14 अप्रैल को। भारत का संविधान कहाँ है? राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम सबको जीवन जीने का अधिकार देता है। इसमें प्राइवेसी भी शामिल है, पहनने का चॉइस भी शामिल है, खाने का चॉइस भी शामिल है। अब इस चॉइस पे जो ये फासिस्ट फोर्सेस हैं, ये इसी तरह जर्मनी में हुआ था, नफरत फैलाई थी यहूदियों के खिलाफ, वही अब बीजेपी हिंदुस्तान में कर रही है और एक तबके के खिलाफ नफरत फैला रही है और उसी के आधार पर अपनी राजनीति कर रही है। इस देश के विकास से, गरीबों के विकास से, शिक्षा से, रोजगार से, रोजगार का आप देखो क्या हाल है। पिछले 40 वर्षों में रोजगार की दर सबसे ज़्यादा है। अभी जो भूख इंडेक्स है उसमें भारत की हालत क्या, 101वें नंबर पे है। बेरोजगारी की हालत 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज हिंदुस्तान में है। तो इनका ना तो अस्पताल की ओर ध्यान है, ना शिक्षा की ओर ध्यान है, ना रोजगार की ओर ध्यान है। सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं हमारे देश की, जो बाबा साहब का संविधान है, उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उनको कैसे कम से कम किया जा सके और कैसे गरीब लोगों की जेब से पैसा निकाल के अमीर आदमी की जेब में पहुँचाया जाए। सर, आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाना, और तो बाबा साहब की हमेशा बात करते हैं। पंच स्थल भी बनवा दिए उन्होंने बाबा साहब के। देखिए, नेहरू की बात करना, पटेल की बात करना, बाबा साहब की बात करना, ये बात करने का सवाल नहीं है, उनकी पूजा करने का सवाल नहीं है। बाबा साहब के विचार को फैलाने का सवाल है, भगत सिंह की पूजा करने का सवाल नहीं है। इन्होंने बात क्या कही है वो है। बाबा साहब ने जो बात कही है उनका अमल तो आप करोगे नहीं, उनके खिलाफ आप जाओगे, संविधान का आप विरोध करोगे और वैसे कहोगे कि बाबा साहब बहुत ग्रेट थे, बाबा साहब बड़े अच्छे थे, बाबा साहब की जयंती हम मनाएंगे। भाई बाबा साहब के की श्रद्धांजलि क्या है कि बाबा साहब के बनाए संविधान का हम पालन करें और बाबा साहब के बनाए मूल्यों पर हम चलें। तो सर, क्या सर महंगाई पे सरकार का कंट्रोल नहीं हो सकता या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? इस पे जो टैक्स कंपोनेंट है वो कम किया जाए, अमीरों पे टैक्स में वृद्धि करी जाए। जो बैंकों का लाखों करोड़ रुपया जो हमारी आपकी जमा राशि बैंकों में जमा है, जिसको इन्होंने राइट ऑफ किया है, ये पैसा पूंजीपतियों से वसूल किया जाए। अब जिन जिन कंपनियों ने उनके पेंडोरा पेपर में, जो इनकी एबीजी जो कंपनी है शिपयार्ड वाली, पेंडोरा पेपर में उसका नाम आया। एक और कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, उसका पेंडोरा पेपर में नाम आया। तो ईडी के छापे ये अपने राजनीतिक विरोधियों पे तो डाल रहे हैं, लेकिन ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे आप इन लोगों पर क्यों नहीं डलवाते हो?
जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जो लोग जो बैंकों का पैसा हजम कर गए, इन पे छापे लगने चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच की कोई बात नहीं हो रही। सर आप लोग कहते हैं कि टैक्स कम कर दे सरकार, फिर विकास कैसे होगा देश का? सड़कें कहाँ से बनेंगी, पुल कहाँ से बनेगा, लोगों की सैलरी कहाँ से जाएगी? देखिए, जो भी विकसित देश हैं वहाँ पे टैक्स का बोझ होता है अमीर आदमी के ऊपर। हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है। जो भी देश तरक्की करता है उसमें टैक्स का बोझ अमीर की तरफ बढ़ता, गरीब की तरफ कम होता। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बोझ हमेशा गरीब आदमी पे होता है, डायरेक्ट टैक्स का बोझ हमेशा अमीर आदमी पे होता है। तो इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए हैं और डायरेक्ट टैक्स कम किए हैं। इसका नतीजा ये कि अमीर आदमी पे कॉरपोरेट टैक्स का बोझ कम हो गया और गरीब आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ ज़्यादा हो गया। पेट्रोल पे, डीजल पे, पीएनजी पे, सीएनजी पे, इन पे एक्साइज लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, इस पर वैट लगता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारे टैक्सेस का बोझ गरीब आदमी पे पड़ता है। सर मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं देश में, लेकिन उसके बावजूद जो भारत का व्यापार घाटा है 192 अरब डॉलर का हो गया है। तो वो तो बढ़ना ही है। जब देश में टेक्नोलॉजी नहीं होएगी, बाहर से आप आयात करोगे, अपनी अय्यासी की वस्तुओं का आप आयात करोगे, पूरी दुनिया में घूमने फिरने अमीर तबका जाएगा, तो वो तो होना ही है। वो कहते हैं बाबा रामदेव की, अब मैं एक बाबा हूँ और मैं इतना काम करता हूँ, कई घंटे सो नहीं पाता हूँ, मेरी तरह आप काम करिए, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, देश तरक्की करेगा। कर तो रहा तरक्की, 8% से ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। इतनी बेरोजगारी की दर कभी नहीं हुई। भारत में जो जवान लोग हैं उन्हें आज यदि चाइना की तरह काम मिलता तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचता। और वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे की भर्ती बंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ बंद हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियाँ बंद हैं, नए उद्योग नहीं लग रहे, जो लग रहे हैं वो बंदी के कगार पे हैं। जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा वो महंगाई के माध्यम से खत्म होता जा रहा। बाबा रामदेव से सवाल किया गया कि बाबा जी आपने कहा था कि बीजेपी को वोट दे दीजिए, आपको 40 रुपए प्रति लीटर तेल मिलेगा, लेकिन जब सवाल उसने रिपीट किया पत्रकार ने, उससे कह दिया गया कि आप मेरी पूंछ उखाड़ लीजिए। बाबा की जो भाषा है, किस तरह से देखते हैं आप उसको? ये बाबा नहीं है, ये लाला हैं और इनका काम है इस देश में व्यापार करना, नकली सामान बेचना। अभी देखो कि जो इनका व्यापार है बाबा का वो कम होता जा रहा है। ज़्यादा दिन आप बिना क्वालिटी के आप टिक नहीं सकते। गिरे हुए वस्त्र पहन करके कितने दिन आप सामान बेचोगे? तो क्वालिटी तो आप देनी पड़ेगी। तो बाबा के धंधे पंधे ये सब खत्म होने जा रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं उसका कोई ज़्यादा मतलब भारत के विकास से, भारत की अर्थव्यवस्था से, भारत के युवाओं से नहीं है। जो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, तो लोगों ने मोदी जी को भी थोड़ा सा सचेत करना शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है, श्रीलंका में भी उस सरकार को घमंड हो गया था। गृह युद्ध के बाद ये महिंदा राजपक्षे की, गोटबाया की सरकार लगातार चली है, तो उन्होंने गलत पॉलिसीज अपनाई और खासकर जो महामारी के दौरान है उस दौरान बहुत गलत पॉलिसीज अपनाई। यहाँ तक कि खेती के लिए जो खाद का आयात होता था वो भी रोक दिया, खेती में उत्पादन कम हो गया, लोगों को अब आम सामान की बड़ी किल्लत हो रही है। तो ये हालात देखो, भारत में तो मैं नहीं कहूँगा बहुत ऐसे कोई हालात होने जा रहे हैं, लेकिन लगभग ऐसे ही हालात आज भारत में हैं, क्योंकि गरीब आदमी ठीक से खा पी नहीं पा रहा। जो बीजेपी के वोटर है वो भी परेशान है महंगाई से, लेकिन वो विरोध नहीं करते हैं बीजेपी का। कहते हैं कि शेर पाला है तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन सपा और बसपा के जो बहुत लाखों वोटर हैं वो तो गरीब गुरबा हैं, गरीबी से पीड़ित है, वो भी विरोध नहीं कर रही है इस महंगाई का कहीं भी, सपा और बसपा जो यूपी की बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, पार्टी के लेवल पे जो उनकी लीडरशिप है वो तो बहुत सुस्त है, लेकिन आम लोग त्रस्त हैं और आम लोग सड़कों पे हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर हमारी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है और जो हमारी लेफ्ट की तमाम पार्टियां हैं, वो जनता के राशन के मुद्दे पे, अभी आपकी देश की बहुत बड़ी हड़ताल हुई है वर्कर्स की, जिसमें न्यूनतम मजदूरी की हम लोगों ने मांग करी है। महंगाई के खिलाफ हमारे लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस भी कहीं कहीं प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसा नहीं है, गरीब लोग जो त्रस्त हैं वो इस सरकार के खिलाफ हैं और प्रदर्शन में शामिल हैं। लेकिन सर तमाम नीतियाँ अगर माना जाए, जैसा आप कह रहे हैं बीजेपी की गलत है, लेकिन मैंडेट तो मिल रहा है ना सर? मैंडेट मिल रहा है लोगों को इस आधार पर कि भाई ये जो है मुसलमान इस देश में आ जाएगा, मुसलमान इस देश को खा जाएगा, मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेगा। ये एक डर जो पैदा किया लोगों में, उस डर के नतीजे पे इन्हें वोट मिल रही है। लेकिन जो हालात अब हुए लोगों के, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, स्कूल अस्पताल नहीं होने की वजह से, तो लोगों में वो जागरूकता आ रही है और अब लोग बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। सर डर 1 साल 2 साल 3 साल चल सकता है ना, 7-8 हाँ, तो लंबा तो नहीं चलेगा। ये जो चलना था चला लिया। अब तो इनका जो ग्राफ नीचे की तरफ जाना, आप देखते रहना। अब जितने भी इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा कि अब जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाई परफॉर्म तो करना पड़ेगा।
जो सरकार परफॉर्म करेगी वो चलेगी। दिल्ली में देखना अभी ये 10-20 साल नहीं आने वाले, पंजाब में 10-20 साल नहीं आने वाले। तो इनको बिल्कुल जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो लोगों के हित की राजनीति है, वो इन्हें रिप्लेस करती चली जाएगी। सर आप लोग पंजाब दिल्ली का एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, लेकिन आप यूपी का एग्जाम्पल नहीं देते, बिहार का एग्जाम्पल नहीं देते, जहाँ सबसे बड़ी आबादी है, जहाँ सबसे ज़्यादा सीट हैं। बिहार में तो देखो फिर भी एक सरकार है जो चल रही है नीतीश के नेतृत्व में, उससे पहले लालू के नेतृत्व में थी। हाँ, यूपी के जो हालात हैं इसमें मायावती जी की सरकार और उससे पहले अखिलेश जी की सरकार, बल्कि उसके बाद की अखिलेश जी की सरकार है। यदि ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते तो ये लोग रहते सत्ता में। इन्होंने भी जो भ्रष्टाचार किया इसलिए लोग इनसे नाराज हुए। फिर हिंदुत्व की राजनीति आ गई, उस हिंदुत्व की राजनीति की वजह से आज भी बाहर हैं। लेकिन यूपी के हालात भी बदलेंगे पक्के तौर पे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन सर कम्युनिस्टों का भी जनाधार कम ही होता जा रहा है। कम्युनिस्टों का तो एक विचारधारा है, और कम्युनिस्ट गरीब आदमी की विचारधारा है। जब तक गरीबी रहेगी, भुखमरी रहेगी, परेशानी रहेगी, तब तक कम्युनिस्ट विचारधारा दुनिया में अस्तित्व में रहेगी। जहाँ भी कम्युनिस्ट हैं, केरला में कम्युनिस्ट हैं, तो केरला का एजुकेशन देखो, आप हेल्थ देखो, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट देखो, वहाँ की हर चीज़ आपको पूरे देश से बेहतर मिलेगी। लेकिन कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम गरीबों की विचारधारा, मजदूरों की बात करते हैं, और उनके लीडर तो सब अमीर होते हैं ना सर। नहीं, हमारी पार्टी का कोई आदमी आज तक, आप देखो कि बंगाल में इतने दिन हमारी सरकार चली, केरला में इतने दिन हमारी सरकार अभी भी चल रही है, एक भी व्यक्ति पे ना तो ईडी के छापे हैं, ना सीबीआई के छापे हैं, ना किसी के खिलाफ चार्जशीट है, ना कोई आज तक जेल गया। बंगाल की बर्बादी का तो श्रेय आपको दिया जाता है। बंगाल में हमने सबसे बढ़िया हिंदुस्तान के लैंड रिफॉर्म किए हैं, उससे अच्छा ज़मीन का बंटवारा कहीं नहीं हुआ। दलितों के हाथ में अकेला बंगाल प्रदेश है साहब, बंगाल, केरला और अपवाद के तौर पर कश्मीर। में क्या हुआ सर? सिंगूर तो वो लैंड एक्विजिशन का इशू था, उसे हाईलाइट किया गया, उसका ज़मीन के बंटवारे से लेना देना नहीं है। उसमें हमारी पार्टी की कोशिश थी कि इसका औद्योगिकरण हो, लेकिन उसे दूसरा रूप दे दिया गया। वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें जितने भी प्रभावित किसान थे उनको पक्के रोजगार टाटा की कंपनी में दिए गए थे।